गाइज, आपका स्वागत है एजुकेशनल स्टडी पॉइंट आई में। मैं एससीईआरटी साइंस की श्रृंखला लेकर आया हूँ। आज इकाई 11 क्लास 8 बल और दाब। यह आपका है विज्ञान एससीईआरटी कक्षा 8। आज हम इकाई 11 को लेकर आए। ये सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, बल्कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी इससे कई बार प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। आइए हम विज्ञान को सही समझ विकसित करने के लिए क्रम से, क्योंकि विज्ञान को हम याद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि विज्ञान को सिर्फ समझा जा सकता। आइए हम समझते हैं विज्ञान को। हम इसे पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं कि बल एक धक्का एवं खिंचाव है। सबसे पहले आपको समझना है बल क्या है। बल धक्का या खिंचाव है। जब हम किसी वस्तु पर धक्का देते हैं या इसको हम खींचते हैं तो इसी को हम क्या कहते हैं, बल। यानी बल क्या है, धक्का या खिंचाव है, जो एक वस्तु दूसरी वस्तु पर आरोपित करती है। बल के प्रयोग हेतु कम से कम दो वस्तुओं के मध्य क्रिया होना आवश्यक होता है। बल द्वारा वस्तु को स्थिर अथवा गतिमान किया जा सकता है। यानी कोई वस्तु गतिमान है तो उसको हम रोक सकते हैं, यदि कोई वस्तु स्थिर है तो उसको हम बल देकर गतिमान कर सकते हैं। वस्तु की गति आकृति में परिवर्तन किया जा सकता है। वही बता रहा है कि वस्तु की जो भी स्थिति हो उसकी हम अवस्था में परिवर्तन कर सकते हैं। यदि स्थिर है तो गतिमान कर सकते हैं, गतिमान को स्थिर कर सकते हैं। इस इकाई में हम बल को पढ़ेंगे। आइए चलते बल को अच्छी तरीके से समझते हैं। सबसे पहले बल को हम क्रियाकलाप के द्वारा समझते हैं। एक खाली बाल्टी उठाइए, इसे और इसी बाल्टी में फिर आप पानी भर लीजिए। दोनों स्थितियों में आप देखते हैं कब आपको अधिक बल लगाना पड़ रहा है। खाली बाल्टी की अपेक्षा पानी से भरी बाल्टी उठाने में हमें अधिक बल लगाना पड़ता है। इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि बल में क्या होता है, परिमाण होता है। आपने एक बात समझी कि बल में क्या होता है, परिमाण होता है। ये पॉइंट याद रखना है। बल में सबसे पहले क्या याद रखना है, परिमाण होता है। सबसे पहले क्या याद रखेंगे, बल में परिमाण होता है। अब हम अगले क्रियाकलाप पर चलते हैं। क्रियाकलाप 2 में मेज पर एक डस्टर रखें। डस्टर को आ से बा, देखो आप देख रहे हैं ये डस्टर रखा हुआ है, इसको आ से बा की ओर धक्का लगाइए और फिर आप क्या करिए, बा से दा की ओर, दा से सा की ओर। इस तरह आप इस पर बल, इधर से आप फोर्स करिए, इस पर बल लगाइए। अब बल लगाइए तो देखिए कि बल की दिशा में जिधर को आप बल लगाएंगे, जैसे कोई वस्तु है और इस पर हम इधर से बल लगा रहे हैं, इधर से बल लगा रहे हैं, अगर जो इधर से बल लगा रहे हैं तो इधर की ओर ये गति करेगी। इसी प्रकार ये डस्टर है, आज से बा की ओर गति करेगा। तो ये देखो इसमें बताया गया है कि पुनः डस्टर बा से दा की ओर आप लाइए। तो इससे निष्कर्ष यह निकलता है कि बल में दिशा होती। तो आपने यहाँ से ये सीखा कि बल में दिशा होती, जैसा कि हमने बताया था। ये वस्तु है, इधर से आप इसमें बल लगाइए तो इधर की ओर ये गतिमान हो जाती है। तो मतलब ये निकला कि दिशा। तो आपने समझा कि पहले हमने देखा, पहले क्रियाकलाप से परिमाण होता, दूसरे से हमने सीखा कि इसमें दिशा होती। तो अब आप समझ गए होंगे कि बल में दिशा और परिमाण दोनों होते हैं। तो यहाँ पर हम समझ सकते हैं बल में ये लिखा है परिमाण होता है, दूसरा आपने देखा दिशा होता है। और जिन वस्तुओं में, जिन राशियों में बल और परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है उसे हम सदिश राशि कहते हैं। तो इसमें देखिए न्यूटन, इसका मात्रक क्या है, न्यूटन है। F बराबर ma होता है, ये न्यूटन ने सिद्ध किया था, जो गति का द्वितीय नियम है। और इस प्रकार m हो जाएगा किलोग्राम और a होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो इस प्रकार इसका मात्रक हो जाएगा किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की घात 2, यानी न्यूटन भी है प्लस ये भी मात्रक हो जाता है। फिर चलते हैं दाब की ओर। दाब क्या होता है, दाब होता है बल के प्रभाव से। किसी तल पर बल लगाने पर उसका प्रभाव संपर्क तल के क्षेत्रफल और परिमाण पर निर्भर करता है। आप ये पॉइंट याद रखना कि हमेशा यदि क्षेत्रफल का मतलब होता है जितनी वस्तु एरिया घेरती है, जितने क्षेत्र में वो रखी है, और परिमाण का मतलब होता है उसका द्रव्यमान क्या है, उसमें कितने अणु हैं सघन रूप से, वही उसका परिमाण होता है। तो यानी दो बातों पर हमेशा ध्यान रखना, बल किस पर निर्भर करता है, क्षेत्रफल और परिमाण पर निर्भर करता है। इसी से एक नई टॉपिक भौतिक विज्ञान का निकलता है जिसे कहते हैं दाब। आइए समझते हैं हम इसको कैसे करते हैं। पहले हम क्रियाकलाप लेते, एक छिछला बर्तन लेते, इसमें 6 सेंटीमीटर ऊंची बालू, इसमें हमने 6 सेंटीमीटर ऊंची बालू भर ली है। अब हम ईंट को क्या करें, ऊर्ध्वाधर, देखो ऊर्ध्वाधर ही ईंट रखी हुई है और इस ईंट को ऊर्ध्वाधर हमने खड़ा कर दिया है। और दूसरी स्थिति में हमने क्या किया है, इसको पट्टी अवस्था में रख दिया है। तो आप सोच कर देखिए कि खड़ी अवस्था में इसका परिमाण तो उतना ही है, वजन तो उतना ही है,
भाई इसका वजन सेम है, यानी परिमाण समान है, लेकिन इसमें देखा जाए इसका इतना ही क्षेत्रफल नीचे टच कर रहा है, जबकि इसका क्या होगा, बहुत भारी क्षेत्रफल जो है इसमें अधिक मात्रा में टच कर रहा होगा। तो क्षेत्रफल बढ़ने के कारण इसका दबाव कम हो जाएगा, जबकि इसका क्षेत्रफल कम है, इसका दबाव अधिक होगा। तो इससे ये साबित होता है कि यदि हम क्षेत्रफल को कम कर दें तो दाब बढ़ेगा, और यदि क्षेत्रफल को बढ़ा दें तो दाब घटेगा। तो दो स्थितियां आती हैं, क्षेत्रफल को कम करने से दाब बढ़ता है यदि परिमाण में कोई परिवर्तन न किया जाए तो, और इसमें देखा जाए क्षेत्रफल बढ़ गया है तो दाब कम हो गया है। तो आपने देखा यहाँ पर कि समान बल लगने पर संपर्क तल का क्षेत्रफल कम होने पर बल का प्रभाव बढ़ जाता है। संपर्क तल का क्षेत्रफल मतलब जो जमीन ये जो छू रही है, अगर जिसको कम कर दें तो दाब बढ़ जाएगा। अगर जो संपर्क तल का क्षेत्रफल बढ़ा दिया जाए तो दाब कम हो जाएगा। तो यही लिखा है, संपर्क तल का क्षेत्रफल अधिक होने से बल का प्रभाव घट जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप समझ लेना बहुत अच्छे तरीके, सारी बातें अच्छे तरीके से जब समझेंगे तो किसी भी प्रकार का कोई भी प्रश्न आता है आप उसे आसानी से करने के लिए सक्षम होते हैं। आइए हम चलते संपर्क तल और समान क्षेत्रफल के विभिन्न परिमाणों में बल लगाने का प्रभाव का अध्ययन करते हैं। बालू से भरा छिछला बर्तन लें, इसमें एक ईंट खड़ी रखें और ऊपर चित्रानुसार आप देखिए। पहले हमने क्या किया है, ऊपर हमने अभी सीखा कि यदि हम परिमाण में कोई परिवर्तन ना करें तो क्षेत्रफल का असर पड़ता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अब अगर हम क्या करें कि हम अब परिमाण को बदल दें, क्षेत्रफल उतना ही रखें। तो देखो यहाँ पर क्षेत्रफल सेम है, तीनों में क्षेत्रफल सेम है, लेकिन हम परिमाण यानी इसके भार को बढ़ा रहे हैं। देखो इसमें डबल ईंट हो गई, इसमें ट्रिपल ईंट हो गई, दो ये हो गई एक ये। तो जितना ही इसका परिमाण बढ़ेगा उतने क्षेत्रफल जितने परिमाण बढ़ेगा उतने इसका दबाव बढ़ेगा। इसमें इससे कम है तो इसका दबाव इससे कम होगा, इसमें ये सिंगल है इसलिए इसका दबाव और भी कम होगा। कहने का तात्पर्य ये होगा, अभी ऊपर हमने सीखा था कि क्षेत्रफल यदि कम कर दें तो दाब बढ़ेगा, यानी उल्टा संबंध है, कम करने पर बल बढ़ जाता है, क्षेत्रफल अधिक करने पर बल घट जाता है। लेकिन यहाँ पर देखा जाए हम परिमाण बढ़ा देंगे, देखो परिमाण हमने बढ़ा दिया है तो दाब बढ़ जाएगा, यहाँ परिमाण कम है तो दाब घट जाएगा। तो इससे आपने देखा कि ये जो परिमाण का है वो सीधा संबंध होता है, जबकि क्षेत्रफल का उल्टा संबंध। तो यहाँ से इससे ये निकलता है निष्कर्ष कि संपर्क तल का क्षेत्रफल समान होने पर आरोपित बल का परिमाण बदलने पर बल का प्रभाव बदल जाता है। मतलब अगर जो हम परिमाण बढ़ा दें तो दबाव बढ़ जाएगा, यानी बल का प्रभाव बढ़ जाएगा, और परिमाण अगर जो हम घटा दें तो बल का प्रभाव भी कम हो जाएगा, अर्थात दाब कम हो जाएगा। तो इन उपयुक्त क्रियाकलापों से ये स्पष्ट हो जाता है कि बल का प्रभाव बल के परिमाण के समानुपाती होता है। ध्यान रखना, यहाँ से इंपॉर्टेंट फैक्ट है, संपर्क तल पर बल का प्रभाव बल के परिमाण के समानुपाती होता, मतलब उसी के समान होता है, बढ़ेगा तो बढ़ेगा, घटेगा तो घटेगा। जबकि संपर्क तल का क्षेत्रफल व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है उल्टा होता है, उल्टा का तात्पर्य होला क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बल के इस प्रभाव को दाब कहते हैं। यहाँ से एक परिभाषा निकल कर आई दाब की, किसी तल पर बल लगने या आरोपित करने के कारण दाब उत्पन्न हो जाता है। किसी तल पर दाब तल के क्षेत्रफल, यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इतना आपको लर्न करना है, समझना है, किसी तल पर दाब तल के क्षेत्रफल और इस पर लगाए गए अभिलंब बल पर निर्भर करता है। यानी दाब जो है अभिलंब बल और क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। दाब जो अभिलंब बल होता है इसी को हम प्रणोद कहते हैं। आइए देखते हैं, लिखा है अभिलंब बल को प्रणोद कहते हैं। लिखा किसी तल पर लगे अभिलंबोत बल को प्रणोद कहते हैं। अभिलंबोत जो बल लगता है उसी को हम प्रणोद कहते हैं। यानी दाब बराबर हो जाएगा प्रणोद बटे क्षेत्रफल। दाब पी से प्रदर्शित करते हैं यानी प्रेशर, बल को एफ से प्रदर्शित करते हैं यानी फोर्स, क्षेत्रफल को ए से यानी एरिया। तो हम लिख सकते हैं पी बराबर एफ अपान ए। ये इसी का जो है सांकेतिक रूप लिखा है। यदि हम ए को यानी एरिया को 1 वर्ग मीटर मान लें तो पी बराबर एफ हो जाएगा। भाई यहाँ पर ए देख लीजिए, पी बराबर एफ बटे ए को हम यदि 1 मान लें
तो 1 का मान कुछ नहीं होता, तो हो जाएगा P बराबर F। ये हो जाएगा P बराबर F। तो P बराबर जब F हो जाएगा तो हम कह सकते हैं, परिभाषा कैसे बनेगी, एकांक क्षेत्रफल पर, ये देखो एकांक क्षेत्रफल क्या कर दें, एकांक, एक अंक मान लें, तो एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला अभिलंबोत बल या प्रणोद, लगने वाला अभिलंबोत बल या प्रणोद दाब कहलाता है। तो दाब देखा जाए, फ्रांस वैज्ञानिक एक हुए हैं पास्कल, उन्हीं के नाम पर इनका मात्रक रखा गया है पास्कल। पूछा जाता है एसआई में मात्रक, कई बार एग्जाम में पूछा गया है एसआई में मात्रक क्या होता है दाब का, तो कहेंगे पास्कल। और 1 पास्कल जो है 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। यानी दाब का एमकेएस में अगर जो पूछा जाए मात्रक क्या होता है, तो आप कहेंगे न्यूटन प्रति मीटर की घात 2 या न्यूटन मीटर स्क्वायर। आगे चलते हैं, आरोपित बल के परिमाण में वृद्धि एवं क्षेत्रफल में कमी होने पर दाब में वृद्धि होती है, जबकि बल के परिमाण में कमी एवं क्षेत्रफल बढ़ने से दाब में कमी होती है। तो ये पॉइंट भी आप इम्पॉर्टेंट है, बहुत फैक्ट है, नोट कर लेना। आगे चलते हैं दैनिक जीवन में दाब का प्रभाव। अब हम दाब के प्रभाव को समझते हैं। आपने देखा होगा सेब की पैनी छुरी को काटने पर आसानी से कटती, क्योंकि छुरी क्यों कट जाती है, क्योंकि हम क्षेत्रफल क्या कर देते हैं, पतला कर देते हैं। भाई छुरी में पैनी करने का मतलब क्षेत्रफल कम कर रहे हैं, और क्षेत्रफल कम करने पर हमने बताया था बल का प्रभाव बढ़ जाता है, यानी दाब बढ़ जाता है। दफ्ती से नुकीली पिन में छेद करना आसान होता है। स्कूली बस्ते, यहाँ पर देखो आपको समझना है कि जो अगर हम डोरी लगा दें बस्ते पर अगर डोरी लगा दें, जो बैग होता है और जो बच्चे कंधे पर टांगते हैं, तो उसका क्षेत्रफल कम होने के कारण उसमें दबाव अधिक होगा, जिससे उसको टांगने में या उसको उस पर रखने में दिक्कत होगी। और हम क्या करते हैं, उसका क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं, यानी पट्टी टाइप की बना देते हैं, जिससे क्या होगा, उसका क्षेत्रफल बढ़ गया। क्षेत्रफल बढ़ने से के कारण होगा कंधे पर हमारा जो है दबाव कम हो जाएगा। इसी प्रकार आपने देखा मजदूर खाली सिर पर अगर रखें कोई चीज़ तो उसको ज़्यादा भारी लगता है बोझा, जबकि पगड़ी यानी मुरैठा रख लें तो क्या होगा, उनको बोझा ढोना थोड़ा आसान लगता है। ट्रकों में 4 की जगह 6 टायर, अब तो 12 18 कई प्रकार के टायर आ रहे हैं, मतलब अधिक टायर आ रहे हैं। तो जितने टायर बढ़ाएंगे उतने सड़क पर दबाव कम होगा, उतनी ही स्पीड में भारी वाहन को सड़क पर ले जाया जा सकता है। तो ये क्या है, इसका काम क्यों है, क्योंकि संपर्क तल बढ़ जाने के कारण सड़क के तल पर दबाव कम हो जाता है। पूछा जाता है कि 4 की जगह 6 टायर क्यों लगाते हैं, जितने अधिक टायर लगाएंगे तो क्या कम होगा, दबाव कम हो जाएगा। अब हम चलते वायुमंडलीय दाब की ओर। पृथ्वी चारों तरफ वायु से घिरी हुई है, पृथ्वी के चारों ओर वायु का आवरण है, वायुमंडल कहलाता है। और वायुमंडल लगभग 100 किलोमीटर ऊंचाई तक फैला हुआ है। वायुमंडल के कारण पृथ्वी की सतह पर दाब लगता है। अब जरा समझिए, वायुमंडल के कारण भी पृथ्वी पर दाब लगता है, तो इस वायुमंडल के कारण जो दाब लगता है उसी को हम वायुमंडलीय दाब कहते हैं। देखो, या वायुमंडल के कारण पृथ्वी पर जो दाब लगता है उसी को वायुमंडलीय दाब कहते हैं। इसे हम संक्षेप में कहते हैं वायु दाब। आइए अब हम वायु दाब को समझते हैं, उसके प्रभाव को समझते हैं। एक हम चूषक लेते हैं जो चिपक जाता है, वायु को निकाल देता है। तो इसी प्रकार हम क्या करेंगे, चूषक लेंगे और मेज की चिकनी सतह पर इसे नीचे की ओर दबा कर छोड़ देते हैं। अब इसे हम खींचने का प्रयास अनुभव करते हैं, तो हम देखते हैं खींचने में कठिनाई हो रही है। चूषक को दबाने पर इसके अंदर की कुछ वायु बाहर निकल गई, वायुमंडलीय दाब के कारण इस पर बाहर की ओर वायु दाब पड़ता है, फलस्वरूप इससे ऊपर खींचना कठिन हो जाता है। जैसा कि प्रयोग से हम देखते हैं क्रियाकलाप 6 से, ये देखो एक टीन का डब्बा है, इससे हमने गर्म कर दिया, गर्म करके इसकी भाप जो होती है हमने बाहर सारी निकाल दी। निकालने के बाद फिर हमने क्या किया, इसमें हमने ठंडा, देखो इसमें ठंडा जल डाल दिया है हमने बंद करके, तो क्या होगा, अंदर वायु नहीं बची है, जिसके कारण क्या होगा, अंदर वायु न बचने के कारण जो गर्म करके सब निकल गई है, तो जब ठंडा करेंगे तो वायु क्या होगी, बाहर का दबाव बढ़ जाएगा और जिससे पिचक जाएगी। पिचकने का क्या कारण, अंदर की वायु कम है, जबकि वायुमंडलीय दाब अब अधिक हो गया, जिसके कारण ये टीन का डिब्बा पिचक जाता है। लिखा डिब्बा चारों ओर पिचक जाता है, क्योंकि डिब्बे के अंदर की वायु गर्म करने से बाहर निकल जाती है, उसका स्थान जलवाष्प ले लेता है। डिब्बे को ठंडा करने पर वाष्प पानी में बदल जाता है और डिब्बे के अंदर वायु दाब कम हो जाता है।
और बाहर की वायु सभी दिशाओं में डिब्बे पर अपेक्षाकृत अधिक बल लगाती है, जिसके कारण ये पिचक गया है। आगे चलते हैं। वायु दाब का मापन। किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले वायुमंडल की वायु के भार को वायुदाब कहते हैं। वायुदाब कैसे निकालते हैं? वायु स्तंभ के भार, वायु का स्तंभ, मान लिया ये स्तंभ है, ये जैसे वायु का स्तंभ है, तो इतनी दूर में कितना ये हो गया भार, मतलब एक स्तंभ हो गया वायु का, और ये कितने क्षेत्रफल में लग रहा है, तो वायु स्तंभ का भार तथा क्षेत्रफल, ये हो जाता वायु दाब निकालने का सूत्र। फिर है क्रियाकलाप 7। 1 मीटर लंबी कांच की नली में जिसका एक सिरा खुला हो, इसे पारे से पूरा भर लें। पारा एक तरल चमकदार धातु है जो ऊष्मा पाकर फैलता है। पारे में भरी नली को उलटकर उसे पारे से भरे नाद में उलटकर खड़ा कर दें। क्या होता है? तो आप देखते हैं पारे के तल नीचे गिरने लगता है, और ये लगभग, ये देखो यहाँ पर किया हमने, इसे उल्टा कर दिया, तो लगभग 76 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर स्थित हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? ये 76 क्यों होता है? ऐसा वायुमंडलीय दाब के कारण होता है। पारे के 76 सेंटीमीटर स्तंभ द्वारा लगने वाला दाब पारे के तल पर लगने वाले वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। यानी पारे के 76 सेंटीमीटर स्तंभ ले लीजिए आप, और वायुमंडलीय दाब जो लग रहा होगा वो इसके बराबर होगा। अतः पारे के स्तंभ की ऊंचाई के रूप में वायुमंडलीय दाब को व्यक्त करते हैं। इसे साधारणतः वायु दाब मापी कहते हैं। अब देखो यहाँ पर कई बार प्रश्न पूछा गया है कि वायु का दाब किस में नापते हैं, उसको कौन सा यंत्र है, तो आप कहेंगे वायु दाब मापी, या फिर बैरोमीटर कहते हैं। वायु दाब कम होने से नली के पारे स्तंभ में 76 सेंटीमीटर की कमी हो जाती है। ये 76 सेंटीमीटर आपसे पूछा जाए पारे का स्तंभ किसके बराबर हो, तो आप कहेंगे 76 सेंटीमीटर। वायु दाब अधिक होने पर नली में पारे के स्तंभ की ऊंचाई 76 सेंटीमीटर से अधिक हो जाती है। तो इस प्रकार आप आसानी से समझ सकते हैं। आगे हम बताएंगे प्रमाणिक वायु दाब। प्रमाणिक वायु दाब क्या होता है? समुद्र तल पर वायुमंडल का दाब 76 सेंटीमीटर स्तंभ ऊंचे दाब के बराबर होता है। यह भी हमने आप जाना है। अब हम चलते इसका मान 1.013 × 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। इसी को हम प्रमाणिक वायु दाब कहते हैं। तो आपको याद रखना है प्रमाणिक वायु दाब कितना होता है? 1.013 × 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, या फिर पास्कल। यही प्रमाणिक वायु दाब है। आपसे कई बार पूछा जाता है कि प्रमाणिक वायु दाब कितना होता है, तो आप कहेंगे 1.013 × 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर। आगे हम चलेंगे, इसका हम सेकंड पार्ट लेकर आएंगे, न्यूद्र दाब मापी, और ये फर्स्ट पार्ट है। यहाँ तक आपको देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।